Good morning, my dear student. I am Dr. Abhishek Bharadwaj. Now I am going to start the topic of the stability of the ecosystem. This topic is very important for the CSIR, UGC, ICMR, ICAR, NET and JRF, as well as the different one-day examination. That's why I think you should be focused over this topic. चलिए भाई, तो अब शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि our ecosystem contain the biotic and abiotic component. The vast majority of natural ecosystem experience regular environmental changes or disturbance. तो ये जो regular changes और disturbance होते हैं, इनको कैसे sustain करता है अपना ecosystem, इसके स्टेबिलिटी के तरीके के बारे में हम आज आप अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, आप जानते हैं कि सनलाइट से जो एनर्जी आती है वो कहीं ना कहीं क्या करती है, वो कहीं ना कहीं फिक्स होती है। और कहाँ फिक्स होती है? तो ऑटोट्रॉफ्स में फिक्स होती है। और ये ऑटोट्रॉफ अपनी एनर्जी को एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर करते हैं, यानी कि एक तरह का सिस्टम के अंदर एक सब सिस्टम की तरह एक ट्रॉफिक लेवल काम करता है और उसके अंदर भी एक सब सिस्टम काम करता है। इट मीन्स दिस ecosystem is interconnected with each other and which make a particular ecosystem. This ecosystem is a self-sustaining, as you know. और इसमें होता क्या है कि इसमें पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द एनर्जी का इनपुट होता है, यानी कि एनर्जी क्या करती है, एंट्री लेती है किसी भी इकोसिस्टम में और वहाँ प्रोसेसिंग होता है और उसके बाद से कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है। ड्यूरिंग दिस एज यू नो कि बहुत ही लंबे समय से अबाउट 300 बिलियन ईयर्स अगो से लगातार चेंजेस आते जा रहे हैं। कैसे ऑक्सीजन का जनरेशन हुआ और ओजोन का फॉर्मेशन हुआ और कैसे कैसे इवोल्यूशन के बाद एक स्मॉलर ऑर्गेनिज्म से हम इतने हायर एनिमल्स बन गए। इट मीन्स कि चेंजेस हमेशा आते रहे हैं। तो ऐसे में अपना इकोसिस्टम कैसे स्टेबलाइज करने का काम करता है, इसके फंक्शनिंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मित्रों देखिए, आप जानते हैं ये जो इनपुट ऑफ एनर्जी है ये कहीं ना कहीं सिस्टम में क्या होती है, जाती है और पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। सपोज कोई चेंजेस आ गया या पर्टिकुलर हेटेरोट्रॉफ्स का अमाउंट बढ़ गया, तो जैसे ही हेटेरोट्रॉफ का अमाउंट बढ़ जाता है तो क्या होता है, एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है। अ सच काइंड ऑफ द रिस्पॉन्स which represent the particular change. That response is called the feedback, and this feedback is coming to control the amount of population of the heterotrophs. As you see here, this is very important things. What is going on? The two kind of the feedback is working here. First one is the positive feedback and second one is the negative feedback. And these positive and negative feedback is the responsible to maintain the stabilize of the ecosystem. Okay, have you got the point? अब आप जानने के हकदार है कि भाई पॉजिटिव इकोसिस्टम क्या होता है और नेगेटिव इकोसिस्टम क्या होता है। तो जब कभी भी किसी भी इकोसिस्टम में अमाउंट ऑफ इनपुट यहां बढ़ जाए और आउटपुट भी क्या हो, इनपुट भी बढ़ जाए और आउटपुट भी बढ़ जाए, ऐसे में पॉजिटिव फीडबैक कहलाएगा। आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूं, एग्जाम में पूछेगा आप तुरंत सॉल्व करेंगे। ठीक उसी तरह अगर हम बात करें निगेटिव में, तो इसमें इनपुट भी घट जाता है और आउटपुट भी घट जाता है। ठीक है, इनपुट ऑफ एनर्जी कम हो जाती है, आउटपुट ऑफ एनर्जी भी कम हो जाती है। तो चलिए भाई अब इस रिस्पॉन्स के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ाई करें। तो अब अगर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के द्वारा, चाहे जो सिस्टम एंड सब सिस्टम के जो इंटरेक्शंस हैं उनको हम स्टडी करें किसी मॉडलिंग के द्वारा, तो ऐसे सिस्टम को साइबरनेटिक सिस्टम कहते हैं। और इस साइबरनेटिक सिस्टम के बारे में बताया था सबसे पहले स्मिथ ने 1996 में। इट इज़ वेरी करेंट एंड वेरी अगर कहें तो बहुत ही नया है, जो कि हमको जानने की आवश्यकता है। इसमें ढेर सारी मॉडलिंग करी जा सकती है। तो देखिए भाई, यहाँ भी एक उस तरह का एग्जांपल आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको ऑटोट्रॉफ को प्राइमरी सब सिस्टम की तरफ से दिखाया गया है। तो प्राइमरी सब सिस्टम अगर क्या होता है, सिंथेसाइज करता है, इसको हेटेरोट्रॉफ कंज्यूम करते हैं और यहाँ पे एक फीडबैक आपको मिलता है। तो ये क्या होता है, ये एक तरह का साइबरनेटिक सिस्टम है। तो चलिए अगर हम बात करें, समझे, थोड़ा अच्छे से समझें कि नेगेटिव फीडबैक क्या होता है। तो चलिए देखिए, इसमें देखिए
जैसे कि मैंने फॉरेस्ट ट्री पॉपुलेशंस को एक एग्जांपल लेकर करके मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि कैसे आखिर में नेगेटिव और पॉजिटिव जो फीडबैक है वो क्या करता है, सिस्टम को स्टेबलाइज करता है। जैसा कि हमने आपको बताया पहले ही कि जो इकोसिस्टम होता है वो क्या करना चाहता है, हमेशा इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाहता है, ठीक है, जिसमें क्या हो कि जो भी ओसिलेशन हो, पर्टिकुलर ओसिलेशन, इट मीन्स उसमें क्या होता है, कोई भी इकोसिस्टम में ओसिलेशन होता है आगे पीछे, बैक थ्रू एंड जब नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, तो बीच में जो इकोसिस्टम क्या होता है वो स्टेबल फॉर्म में बना रहता है। लेकिन अगर बात करते हैं कि भाई पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, तो यू कैन से वी टेक एग्जांपल द फॉरेस्ट ट्री पॉपुलेशंस। तो क्या होता है कि अगर मैच्योर ट्री है, मैच्योर ट्री क्या करेगा, बहुत सारा सीडलिंग जनरेट करेगा। सपोज ऑल सीडलिंग विल जर्मिनेट positively and convert in the juvenile seedling, and these juvenile seedling is ultimately increase the population size, then ultimately they convert in the mature seedling, and these mature seedling is again convert in the mature tree. It means a particular time the whole ecosystem or whole earth is going to cover with a particular forest tree population, ठीक है। तो ऐसा लेकिन होता नहीं है, ये फॉरेस्ट ट्री पॉपुलेशन पूरा आपके अर्थ पे सरफेस पे भर नहीं जाएगा, इसलिए कि यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक भी काम करता है। और नेगेटिव फीडबैक क्या करता है, इन मैच्योर ट्री को जुवेनाइल ट्री में तो बदलते हैं, लेकिन ये सारे जुवेनाइल ट्री फिर आगे सर्वाइव नहीं करते हैं। द पर्टिकुलर इफेक्ट of the environment to control their number of population, and ultimately the population of the tree juvenile seedling is going to loss, and ultimately the seedling is going to motile. It means क्या होंगे, जो सीडलिंग ग्रो करेंगे वो क्या करेंगे, बाद में उनमें बहुत सारी संख्या डेड हो जाएंगी, ठीक है। और फिर ये संख्या क्या होगी, निगेटिव फीडबैक के तहत फिर ये मैच्योर सीडलिंग में सारे नहीं आएंगे, ठीक है, और ये फिर मैच्योर सीडलिंग सारे मैच्योर ट्रीज में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो ओसिलेशन है नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक का, ये आपके सिस्टम इकोसिस्टम को लगातार कंट्रोल करने का काम करता रहेगा। ठीक उसी तरह आपका जो प्री प्रेडेटर रिलेशनशिप है, जस्ट वर्क लाइक दिस, एक बार प्रेडेटर का अमाउंट बढ़ेगा और एक बार प्रे का अमाउंट घटेगा, और जब प्रे का अमाउंट घटेगा तो जो आपके प्रेडेटर हैं क्या होंगे, स्टार्विंग कंडीशन में चले जाएंगे, भूखमरी के शिकार हो जाएंगे, बहुत सारे प्रेडेटर्स मरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर जैसे जैसे इनकी संख्या कम होगी फिर से ऑटोट्रॉफ्स की का अमाउंट बढ़ेगा। मतलब इट मीन्स द पर्टिकुलर नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक इज लीड्स टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम। हैव यू गॉट द पॉइंट? ओके, चलिए तो देखते हैं अब इसके में कि रेजिलियंस स्टेबिलिटी क्या होती है और रेजिस्टेंस स्टेबिलिटी क्या होती है। तो ये जो इकोसिस्टम स्टेबिलिटी है इसमें कुछ होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म काम करते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ द स्टेबिलिटी विच मेंटेन द इकोसिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला है रेजिलियंस, दूसरा है रेजिस्टेंस। ऐसे कर सकते हैं हम, 1 नंबर कर सकते हैं, इसको 2 नंबर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द कांसेप्ट ऑफ द व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ बिहाइंड द रेजिस्टेंट स्टेबिलिटी एंड द रेजिलियंस स्टेबिलिटी। एज यू नो, this is the graphical representation of the both. As you know, the forest always resist to fire. It means जो फायर होता है अक्सर क्या होता है, जंगल में लग जाया करता है, लेकिन जंगल क्या करता है, फॉरेस्ट को रेजिस्ट करता है, यानी कि ये जो पूरा फॉरेस्ट जल ना जाए इससे रेजिस्ट करता है। लेकिन उस वहीं पर अगर ग्रासलैंड का एग्जांपल हम देखें तो ग्रासलैंड क्या होता है, पूरा ग्रासलैंड जल के ख़त्म हो जाता है, लेकिन फॉरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। तो देखिए भाई यहाँ समझते हैं हम, सपोज आपके पास मैंने 2 एग्जाम्पल दिखाया है, यहाँ एक ब्लू कलर की लाइन दिख रही है और एक ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है। ब्लैक कलर की लाइन से मैं आपको रेजिलियंस समझाऊंगा और ब्लू कलर की लाइन से आपको रेजिस्टेंस समझाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए भाई, अगर कोई फॉरेस्ट या कोई ग्रासलैंड अगर पर्टिकुलर फॉरेस्ट से डिस्टर्ब हो जाता है, देखिए एक डिस्टर्बेंस यहाँ पे है, एक डिस्टर्बेंस यहाँ पे है, तो अगर ऐसा चीज जो क्या हो जाए, कोई भी इकोसिस्टम जो कि रेजिस्ट पर्टिकुलर टाइम तक तो रेजिस्ट करेगा, मतलब उसको जलने नहीं देगा या उससे बचाएगा, लेकिन अगर एक टाइम के बाद अगर ज्यादा इंपैक्ट हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द डिलीटेरियस इफेक्ट। इसका मतलब ये बर्न आउट हो जाएगा और दोबारा रीग्रो नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें हम रेजिलियंस टाइप की स्टेबिलिटी में, तो इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर ग्रासलैंड है तो ग्रासलैंड बर्न हो जाता है, तो ग्रासलैंड का जो ऊपर का सरफेस है, ऊपर के जो लीव्स हैं, ये लीव्स तो बर्न कर जाती हैं,
ड्राई हो चाहे ये हो वेट हो, लेकिन इसका जो रूट है वो बचा रह जाता है। तो पर्टिकुलर टाइम बाद जैसे फायर से क्या हुआ, ये सब बर्न हो गया, ऊपर का एरिया, ऊपर के लीव्स जो बर्न हो गई, लेकिन पर्टिकुलर जब टाइम आएगा, एक उसका फेवरेबल कंडीशन आएगा, तो ये ग्रासेस फिर से क्या करना शुरू कर देंगी, फिर से रीग्रो करना शुरू कर देंगी, फिर से इनमें बडिंग्स होने लगेंगे, फिर से ये रीग्रो करके एक क्या होएगी, फिर से एक तरह का एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम फॉर्म हो जाएगा। तो यू कैन वेरी क्लियरली यू कैन सी हियर कि पर्टिकुलर डिस्टर्बेंस तो आते रहते हैं, ऑसिलेशन होता रहता है किसी भी इकोसिस्टम में, लेकिन पर्टिकुलर टाइम बाद जब डिस्टर्बेंस आती है, यानी कि फायर के डिस्टर्बेंस आते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, ये एक बार तो बर्न आउट हो जाते हैं, लेकिन पर्टिकुलर टाइम बाद फिर रीस्टोर हो जाते हैं। तो सच काइंड ऑफ द कैपेसिटी टू रिस्टोर देमसेल्व्स यू कैन अंडरस्टैंड एज द रेजिलियंस। एंड द अगर बात करें इसके अपोजिट साइड में, तो ऐसे इकोसिस्टम जो बर्न होने के बाद से अगर वापस नहीं आते हैं, तो कैसे इकोसिस्टम होंगे, रेजिस्टेंट इकोसिस्टम हो जाएंगे। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता क्या है, रेजिस्टेंट का मतलब ये होता है कि इकोसिस्टम टू रेजिस्ट चेंज, यानी कि चेंज को रेजिस्ट करने का काम करे। सपोज अगर वुडी फॉरेस्ट की बात करें या ऐसे इकोसिस्टम की बात करें जिसमें जो चेंज को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, मतलब चेंज होने से रोकता है, इम्परमिएबल ऐसे कर सकते हैं इसको, चाहे रेजिस्ट द चेंज, और कह सकते हैं इम्परमिएबल। द चेंज, ठीक है, मतलब चेंज को लेकर के इम्परमिएबल है, यानी कि कह सकते हैं कि लिटिल या बहुत ही कम क्या होता है, इसमें चेंज हो पाता है, यानी कि चेंज को रोकने का काम करता है। और अगर उससे ज़्यादा अगर बड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो ये क्या होता है, फिर से रीग्रो नहीं होता है। तो ये है रेजिस्टेंस और रेजिलियंस के बीच का कॉन्सेप्ट। तो चलिए भाई इसके आगे पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो मैकेनिज्म है वो पहला टाइप बताया है रेजिलियंस, दूसरा है रेजिस्टेंस, जिसके बारे में आपने अच्छे से समझ लिया। अगर हम बात करें इसके आगे, तो तीसरा एक और चीज है जिसके बारे में मैं आपको तुरंत समझा दूं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले बैक में जाके, ठीक है। तो चलिए भाई, तो यहां पे क्या है, नो ऑसिलेशन। तीसरा अगर कॉन्सेप्ट बोलिए स्टेबिलिटी को मैनेज करने के लिए अगर कोई इकोसिस्टम, तो क्या करता है, नो ऑसिलेशन वेयर फाउंड। नो ऑसिलेशन का मतलब क्या, यानी कि जो डिस्टर्बेंस है वो नहीं हो, यानी कि जो इकोसिस्टम है वो क्या हो, कॉन्स्टेंसी बना रहे, कॉन्स्टेंसी इन नंबर ऑफ द स्पीसीज इन द इकोसिस्टम। जब किसी भी इकोसिस्टम में जो नंबर ऑफ स्पीसीज है वो कांस्टेंट बना रहे, यानी कि कोई चेंज नहीं पाया जाएगा, तब क्या होगा, ये कोई भी ऑसिलेशन यहां पे नहीं होगा। दूसरे अगर चौथे की बात करें कि चौथे तरह की स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन हो सकती है, तो ये हो सकती है इलास्टिक स्टेबिलिटी। इलास्टिक स्टेबिलिटी इलास्टिक स्टेबिलिटी यानी कि आपने रबड़ को देखा होगा, उसके में इलास्टिसिटी होता है। इट मींस दे कैन रीस्टोर देयर ओरिजिनल फॉर्म, यानी कि एक बार थोड़ा सा चेंज हो जाए और वो फिर फॉर्म क्या होगा, फिर से रिस्टोर कर जाए, यानी कि दे हैव एबिलिटी टू रिस्टोर द चेंजेस। ओके, देन वी कैन से द इलास्टिक स्टेबिलिटी। और अगली तरह की बात करें तो पांचवा एक और मैं बता सकता हूं कि साइक्लिक स्टेबिलिटी। तो भाई साइक्लिक स्टेबिलिटी क्या है, तो साइक्लिक स्टेबिलिटी जैसे कि आप जानते होंगे कि जो चेंजेस होते हैं वो डे बाय डे बहुत थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं, बहुत स्लो चेंज होते हैं, ऐसे स्टेबिलिटी को साइक्लिक स्टेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये चेंजेस कैसे होंगे, ये चेंजेस रेगुलर होंगे, ये डे बाय डे होंगे। ठीक है, और इस चेंजेस को आप देख नहीं पाएंगे, मेजर नहीं कर पाएंगे, इसको आप क्या करेंगे, फील भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे चेंजेस साइक्लिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि न्यूट्रिएंट की भी रिसाइकलिंग होती है, तो ये कहीं ना कहीं इसी तरीके से इनकी रिसाइकलिंग भी होती है। तो देखिए भाई, आपने ढेर सारे कॉन्सेप्ट को जाना और पढ़ा, तो इसके जो बिहाइंड में अगर बात करें कि ये कौन मॉडल दिया था, रेजिस्टेंट और रेजिलियंस का अगर हम बात करें, तो इसके मॉडल जो है
होलिंग साहब ने दिए थे। ये एक चीज आप याद रखिएगा, होलिंग इज द इंपॉर्टेंट नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ठीक है, होलिंग साहब ने क्या दिया था, इसके मॉडल को दिया था। कब दिया था भाई, तो 1973 में दिया था, 1973। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रहेगा, आई होप। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, जो स्टेबिलिटी है, डाइवर्सिटी स्टेबिलिटी थियरी, उनको अगर बात करें तो 3 लोगों ने डाइवर्सिटी स्टेबिलिटी थियरी दिया था। ठीक है, फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन। तो भाई पहला कौन दिया था, तो एल्टॉन साहब का नाम सुना होगा आप लोगों ने। एल्टॉन्स डाइवर्सिटी ऑफ फूड वेब। इन्होंने एक थियरी दिया जिसने बताया कि भाई क्या है, जो स्टेबिलिटी है वो डाइवर्सिटी ऑफ फूड वेब पर भी डिपेंड करती है। तो डाइवर्सिटी ऑफ फूड वेब पे कोई स्टेबिलिटी कैसे डिपेंड करेगी, तो अगर जितना अमाउंट ऑफ द चांसेस होंगे क्या करने के, फूड वेब के, मतलब कि जितने ऑप्शंस ज्यादा होंगे किसी ऑर्गेनिज्म को किसी के द्वारा खाए जाने के, उतने ही क्या होंगे, जितने फूड वेब के डाइवर्सिटीज होंगे उतना ही क्या होगा, वहां पे इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप समझ रहे होंगे, जैसे लॉकडाउन की स्थिति में भी अगर बात करें तो आपके घर में खाने के लिए क्या था, वही पिज्जा बर्गर तो नहीं आ रहा था, लेकिन क्या आप जिंदा नहीं रह पा रहे थे, बिल्कुल रह पा रहे थे, इसलिए कि आपके पास और भी ऑप्शंस थे, आप खुद से अलग अलग पदार्थ बना सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल डेज में क्या कर लेते हैं, आपके चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि जितने चांसेस बढ़ जाते हैं उतने आपके सर्वाइवलशिप के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ मांसाहारी लोग शाकाहारी पे जीवित रहने का काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ठीक इसी तरह एल्टॉन साहब ने बताया कि जितने ज्यादा डाइवर्सिफाइड फूड चेन होंगे उतने ही आपके पास ऑप्शंस भी ज्यादा होंगे फीडिंग के, और इस प्रकार से स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी, चाहे प्रे और प्रेडेटर की संख्या थोड़ी मोड़ी घटती और बढ़ती भी रहे, उस पर बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह दूसरे एक साइंटिस्ट हैं मैक आर्थर। देखिए भाई, मैक आर्थर साहब जो थे ये एक तरह से मैथमेटिकल मॉडलिंग्स दिया करते थे। तो इन्होंने भी यही बताया कि अगर जो फूड वेब है जितना ही कॉम्प्लेक्स रहेगा, कॉम्प्लेक्सिटी का मैकेनिज्म दिया था इन्होंने, फूड वेब के कॉम्प्लेक्सिटी का मैकेनिज्म, यानी कि फूड वेब जितना ही कॉम्प्लेक्स होगा क्या होगा भी, उतना ही चांसेस होगा कि आपके ढेर सारे पाथवे और चैनल मिलेंगे। यानी कि लगभग घुमा फिरा के यही बात, इधर डाइवर्सिटी की बात कर दी गई थी, इधर कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर दी गई थी। जितनी जटिलताएं होंगे उतने भी ऑप्शन होंगे, उतने डिफरेंट पाथवे होंगे, यानी कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को खाने के लिए ढेर सारे आपको क्या होंगे, चांसेस होंगे, ढेर सारे पाथवे वहां पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अगली अगर बात करें ओडम साहब की। ठीक है, ओडम साहब ने भी कुछ अपने तर्क दिए थे कि डाइवर्सिटी स्टेबिलिटी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर डाइवर्सिटी किसी भी स्टेबिलिटी को कैसे मेंटेन कर सकती है। तो इन्होंने क्या बताया था भाई, इन्होंने बताया कि जो क्लाइमेक्स पे अगर कोई भी इकोसिस्टम पहुंच जाता है, ठीक है, तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी में क्या होगा, इनहेरेंट स्टेबिलिटी के रेजिस्टेंट होते हैं। मतलब क्या है कि जो भी क्लाइमेक्स होते हैं, क्लाइमेक्स सब समझते हैं, ठीक है, सक्सेशन के थ्रू सबसे फाइनल स्टेज, सबसे लास्ट स्टेज, दैट इज कॉल्ड द क्लाइमेक्स। और क्लाइमेक्स पर अगर है कोई भी इकोसिस्टम, तो अगर इकोसिस्टम क्लाइमेक्स पर पहुंच गया है, इसका मतलब दे रेजिस्ट द चेंजेस, इट मींस दे हैव कैपेबिलिटी टू स्टेबलाइज देमसेल्फ permanently it means not permanently but longer than others. Okay, thank you very much, thank you for watching my video. Please like and subscribe.